बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बज़ाहिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से फतह कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से एक एक जज का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया और सदर मुमलिकत की मंजूरी से वजारत कानून ने इसका अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जजेस कौन हैं, इन्हें किस मकसद के लिए लाया गया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट क्या अचीव करना चाहती है, और वो ख़त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से लिखा गया, इसकी क्या अहमियत है और इस्टेब्लिशमेंट ने ये कदम क्यों उठाया, और आने वाले दिनों के अंदर हम किस किस्म की हाई कोर्ट देख रहे हैं और क्या वकला बरादरी मैदान में आएगी या नहीं। इन तमाम सवालों का जवाब मैं व्यूअर्स आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट से जिस जज को तरक्की देकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया, इसमें जी सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर साहब हैं, और आला खिदमात के सिले में सिंध हाई कोर्ट से जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जस्टिस मोहम्मद आसिफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया है। अब एक नजर डालते हैं इनकी सीनियरिटी पर कि ये अपनी अपनी हाई कोर्ट्स में इनकी सीनियरिटी क्या थी। लाहौर हाई कोर्ट से जी 15वें नंबर पर मौजूद हैं जी जज, जिनको लाहौर से आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेकर आते हैं। सिंध हाई कोर्ट से जो सीनियरिटी लिस्ट में इनका नंबर था सुमरो साहब का, वो 26वां है, और इसी तरह बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जिन साहब को लाया गया, इनका सीनियरिटी में वहां पर 12वां नंबर है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर मेरिट, आप सिर्फ अपनी मर्जी के जजेस को उनके ओहदों पर तैनात कर कर खुद जो है वो इस मेरिट को बनाते हैं। इसमें सीनियरिटी नहीं है, यानी आपने किसी भी जज को किसी भी नंबर से उठाया और आप उसे मुल्क का चीफ जस्टिस बनाए, आईनी बेंच का सरबराह बनाए। अब ये 26वीं आईनी तरमीम के समरात हैं जो पाकिस्तान की आवाम को दिए जा रहे हैं, और जो बेनिफिशरी है वो अल्टीमेटली पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट चंद दिन पहले जी 20 जनवरी को तैनात किए जाने वाले एडिशनल जज हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया। अब आप अंदाज़ा करें कि कुछ दिन पहले आप बलूचिस्तान हाई कोर्ट में जाते हैं, लेकिन आपकी खिदमात ऐसी थी कि आप किसी को भाग गए और आपको ये टास्क दिया गया और आपको आपकी ये जो कुछ दिनों के अंदर जो आपकी कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये ट्रांसफ़र नहीं बल्कि शिफ्टिंग है जो इन जजेस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। फिर सिंध हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किए गए जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो साहब जो हैं, इन्हें 14 अप्रैल 2023 को सिंध हाई कोर्ट के जज के तौर पर तैनात किया गया। और लाहौर हाई कोर्ट से लाए जाने वाले जस्टिस सरफराज डोगर की रिपोर्टेड जजमेंट्स जो है, मैं आपको इस हवाले से भी बता देता हूं इनकी तादाद कितनी है। लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट को अगर आप जाकर देखें जी तो पता ही चलता है कि 59 के करीब रिपोर्टेड जजमेंट हैं डोगर साहब की, जिन्हें अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। अगर इनके मुकाबले में जो दूसरे जज साहब हैं जिनका जस्टिस मोहसिन अख्तर क्यानी जिनका नंबर था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनने का, अगर आप इनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स की तादाद देखें तो पता चलता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जो नंबर्स हैं वो 161 हैं। तो ये आधा भी नहीं है जी नंबर, और ये ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा रिपोर्टेड जजमेंट हैं मोहसिन अख्तर क्यानी साहब की। लेकिन उन्हें जो उनके मुकाबले में जिस चीफ जस्टिस की कुर्सी पर जिस शख्स को बिठाने के लिए आप लेकर आए, उसकी कारकर्दगी क्या है और किस बुनियाद पर आप उसे चीफ जस्टिस जो बनाने जा रहे हैं। जिस तरह जस्टिस इमनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, एंड उसी तरह जस्टिस सरफराज डोगर को भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जजेस क्या इस्तीफा देंगे। आपको व्यूअर्स याद होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाकर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के इस्तीफों की उम्मीद रखी गई। ऐसा ही हुआ था, जिसमें नाकामी और मायूसी हुई। लोगों का ये ख्याल था कि यार जितनी तजलील हो गई, एक जूनियर को हमने चीफ जस्टिस बना दिया तो खुद ही थक हार कर निकल जाएंगे और कहेंगे कि हम इस निज़ाम में सांस नहीं ले सकते और हमें ये निज़ाम कबूल नहीं, और हम इस निज़ाम को आपके हाथ में देकर यहां से हमेशा के लिए कूच कर रहे हैं। आपको आपका निज़ाम मुबारक हो। लेकिन इन्होंने फैसला किया कि हम सिस्टम में रहकर आप लोगों का रास्ता रोकेंगे और आपके हर उस इकदाम का दिफा करेंगे जो आपने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में आप करना चाहते हैं।
अब व्यूअर्स, देखना ही होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस क्या फैसला करते हैं। 3 नए लाने वाले जजेस के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की जो तादाद है जी वो 13 के करीब हो गई है, और इससे पहले 2 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात किया गया था। ठीक है जी। अब ये भी कहा जा रहा है कि जी कि वकला तहरीक शुरू होगी। अच्छा, अब जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो पहले मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, और फिर मैं अपनी असेसमेंट भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैंने इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की जो अदालती तारीख है और फिर अदलिया तहरीक को बहुत करीब से देखा, और मैं उस तहरीक के अंदर क्या जज्बे थे और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की क्या सपोर्ट थी, और आपको खुफिया एजेंसीज कैसे सपोर्ट करती रही, ये सब चीज़ें मैंने देखी हैं। लेकिन उससे पहले इस वक्त मैदान में क्या हो रहा है। इस्लामाबाद बार कौंसिल ने जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफर करने को अदलिया की आज़ादी पर हमला करार देते हुए सख्त मजम्मत और मुखालफत की, और बिला जवाज ट्रांसफर्स को रुकवाने के लिए वकला तहरीक का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। और इस्लामाबाद बार कौंसिल ने दीगर हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों पर जनरल बॉडी इजलास जो है जी आज तलब कर लिया है, जिसमें हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद है, बार और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की काबीना भी शिरकत करेगी, और 1 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस ये तमाम वकला जो हैं वो करने जा रहे हैं, जिसमें आइंदा के लाइमल का बाकायदा तौर पर फैसला जो है वो किया जाएगा। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने भी जजेस से खिताब किया। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, क्या ये वकला तहरीक कामयाब होगी? आपको सड़क पर लोग निकलते हुए नजर आएंगे, आपको लोग नारे लगाते हुए नजर आएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का घेराव करते हुए नजर आएंगे। मैं वकला के साथ साथ पाकिस्तान में ये जो आपकी जितनी भी हमारे जो सहाफ़ी ब्रदर्स हैं और इनकी जितनी भी हमारी तंजीमें हैं, तो किसी एक दोस्त ने कहा जी कि हम पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। देखना ये होगा कि पाकिस्तान की हुकूमत जब ये घेराव होता है तो उनका रिएक्शन किस किस्म का आता है। लोग ऑब्वियसली चाहे वो हमारी अपनी सफ़ों में मौजूद हैं या वकला बरादरी में, तो उनके राब्ते हैं हुकूमत से। तो अगर कोई ये कहे कि सहाफ़ी एहतजाज करके पीका एक्ट को वापस दिलवाने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे नहीं ऐसा लगता। उसी तरह अगर कोई ये समझता है कि वकला जितने ये वकला हाई कोर्ट बार लाहौर है, इस्लामाबाद है, फिर कुछ आपकी जो डिस्ट्रिक्ट बार्स हैं, क्या ये मिलकर पाकिस्तान में इन 3 जजेस की तकर्री रोक सकती हैं? तो मुझे ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। जो अदलिया की आज़ादी की इससे पहले तहरीक चली, पाकिस्तान की तमाम बार से इकट्ठी थी, लेकिन ये पहला मौका है कि एक डिवीजन आपको जजेस के अंदर जिस तरह नजर आ रही है, उसी तरह वकला बरादरी के अंदर भी आपको इसी किस्म की डिवीजन नजर आएगी। ये डिवीजन आपको सहाफ़ियों में भी नजर आती है, ये डिवीजन आपको सियासतदानों में भी नजर आती है। अगर कहीं डिवीजन नहीं है तो वो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और वहां से जो फैसले होते हैं वो सिर्फ एक ही फैसला होता है, और उस पर अमल दरामद करवाने के लिए बाकी इदारों को जो है वो धक्का दिया जाता है, जोर लगाया जाता है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब का जी खिताब था आज, और बड़ा इंपॉर्टेंट खिताब था। अगर कोई इस खिताब को समझ ले और इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दे तो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इस तरह बेतौकीर नहीं होगा जिस तरह उसे बेतौकीर किया जा रहा है। जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने खिताब किया और वो ये कहते हैं कि कोई बेगुनाह जेल में हो तो अज़ाब इलाही करीब तर होता है। जजेस को किसी के बेगुनाह जेल में होने को हल्का नहीं लेना चाहिए। तमाम जजेस को मालूम है कि जेलों में क्या कुछ होता है। जजेस के लिए ईमानतदार होना बुनियादी जुज़ है। जज या जज हो सकता है या बेईमान। कोई बेईमान हो तो वो जज नहीं हो सकता। अल्लाह का खौफ दिल में रखें और दयानतदारी से फैसले करें। खुदा के वास्ते इंसाफ को ना बिगाड़ें। जज भी इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पाकिस्तान के अंदर ये जो ट्रायल कोर्ट खान साहब के जितने भी केसेस चले, कभी कोई इनसे हल्फ ले और पूछे इनसे कि अपने रब को गवाह बनाकर इस बात का जवाब दो कि तुमने ये फैसले खुद से किए या फैसले तुमसे करवाए गए। तो ये ट्रायल कोर्ट के अंदर कोई जज भी आपको इस किस्म की गारंटी नहीं दे सकता। पाकिस्तान के अंदर ये जो निज़ाम में जितने भी जजेस इस वक्त आप लेकर आ रहे हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जिस तरह से फतह किया गया, मकसद क्या था कि अदालतें जब इमरान खान के केसेस चलाएंगी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, खान साहब खुद, उनके ख़ानदान के लोग और हमारी भी असेसमेंट यही है, आपको मुसलसल ये बताते रहे कि जब ये फैसले ट्रायल कोर्ट्स के बड़ी अदालतों में जाएंगे, अपीलों में जाएंगे, तो ये उड़ जाएंगे क्योंकि इनके अंदर किसी किस्म का सब्सटेंस मौजूद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका भी बंदोबस्त कर लिया। एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो गई, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये मालूम था कि ये तमाम केसेस झूठे हैं और हम इन्हें अदालतों में साबित नहीं कर सकते क्योंकि प्रोसिक्यूशन ने बहुत पहले बता दिया था। जो पैसे दिए गए पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन को वो लिंगर ऑन करने के लिए थे कि कितना वक्त तुम गुजार सकते हो गुजारो,
रगड़ा लगाओ, फैसले लो, पॉलिटिकली दूसरी तरफ जमातें मौजूद होंगी और इन फैसलों के जरिए हम इमरान खान को एक बयानी की हद तक जो है गंदा करेंगे। ये इनका टारगेट था, जिसमें वो इस हद तक तो जरूर कामयाब हुए कि उन्होंने फैसले लिए। लेकिन व्यूअर्स, इनको ये मालूम है कि अपीलों की स्टेज के ऊपर प्रोसिक्यूशन से जब सवाल पूछे जाएंगे तो उनके पास इनका जवाब नहीं होगा। तो फिर हमने करना क्या है, क्यों ना हम मैदान को बदल दें। हम जो एम्पायर जिसने फैसला करना है वहां पे अपनी मर्जी के एम्पायर्स लाकर खड़ा कर दें, और फिर फैसले जो हम ट्रायल कोर्ट में तो दे देते हैं कि जाओ जाकर पढ़कर सुना दो, हम हाई कोर्ट में ये नहीं कर सकेंगे। हाँ, तरीका एक ही है कि अपनी मर्जी के जजेस लेकर आओ। आपको ये बातें जब बीरबल कोई सुनाता है ना पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, तो फिर वो क्या हमें बता रहा है कि हमने बंदोबस्त कर लिया। भाई, 2 रोज पहले फैसल वाडा ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इमरान खान की सजाएं जो हैं वो इसी तरह बरकरार रहेंगी, और अगर कोई ये समझता है कि सजाएं उड़ जाएंगी तो ये नहीं उड़ेंगी, क्योंकि उन्होंने अपने नंबर्स पूरे कर लिए। तो व्यूअर्स, एक चीज साबित हो गई कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मेरिट पर ये केसेस साबित नहीं कर सकती थी, इसलिए इन्होंने अपनी मर्जी के जजेस जो हैं वो मैदान में उतारे। ये पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर का मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो इसलिए इन्होंने फॉर्म 47 ईजाद किया और अपनी मर्जी की हुकूमत जो है वो कायम कर दी। अगर पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को जो इनकलाब आया और उस मैंडेट को तस्लीम कर लेते, तो इनका ये ख्याल था कि इमरान खान इक़्तिदार में आएगा तो हम भाई उसका मुकाबला नहीं कर सकते। हम उसे जेल में तो रख सकते हैं, लेकिन हम उसका मैदान में कैसे मुकाबला करेंगे। वो आएगा, सब लोगों को तब्दील कर देगा, और जो हमने मेहनत की तो सारी मेहनत जो है वो रायगा जाएगी। और जो कुछ आज हम इमरान खान और उसकी जमात और पाकिस्तान की आवाम के साथ कर रहे हैं, तो ये हाल हमारा भी हो सकता है। तो इन्होंने 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज को बदला, उस मैदान से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट किया, सिस्टम को मैनिपुलेट करके। आपका इलेक्शन कमिश्नर मिला हुआ था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिला हुआ था, और वो लोग जिन्होंने कोशिश की बोलने की, उन्हें हमेशा के लिए खामोश करवा दिया गया। तो ये तमाम लेयर्स और ये तमाम जो हमने प्रोग्राम के शुरू में मैंने कहा था ना कि ये फतह का झंडा जो आपको नजर आ रहा है बज़ाहिर, क्या ये वाकई फतह है? ये फतह नहीं है। इनको मालूम है कि ये हार चुके हैं। तरीका एक ही था कि एम्पायर्स बदल दो और जीत जो है इनका फिर मुकद्दर बन जाएगी। व्यूअर्स, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंसूर भट्ट साहब जो हैं वो जुडिशल कमीशन के इजलास वाले दिन यानी 10 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करेंगे। और ख़बर यह भी है कि शरह दस्तूर वकला से भर दिया जाएगा। देखना ये कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो वकला को अंदर जाने की इजाज़त देती है या नहीं देती। फजल रहमान को तो ये इजाज़त मिल गई थी, लेकिन देखना ये होगा कि वकीलों को अंदर जाने के लिए रास्ते खोले जाते हैं या नहीं खोले जाते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जी मौक़िफ़ इस हवाले से सामने आया। शेख वकास साहब ने कहा, जब उनसे सवाल हुआ कि 3 जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट तबादला कर दिया गया, अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद आपकी उम्मीदें किसके साथ जुड़ी हुई हैं। देखें जी, ये तो सवाल ही बेतुका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हमेशा से ही कोशिश रही, चूंकि इस निज़ाम में इमरान खान का कोई सका तो नहीं है ना, सारे दुश्मन बैठे हुए हैं, तो उम्मीद सिर्फ रूल ऑफ लॉ के साथ थी, जस्टिस सिस्टम और उन जजेस के साथ खान साहब की उम्मीदें थी जो इंसाफ और कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं। लेकिन उन्हें कहा जाता है कि इनकी हमदर्दियाँ खान साहब के साथ हैं। तो इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग दिया है शेख वकास साहब ने, और ये हर पाकिस्तानी को इस जवाब को सुनना चाहिए कि हमने पहले भी अपनी तमाम उम्मीदें अल्लाह से वाबस्ता की और अब भी हम अल्लाह से ही रुजू करेंगे और इंशाअल्लाह फतह हमारी होगी। देखें, जो प्लान इंसान बना रहा है ना, वो बनाता रहता है, लेकिन एक प्लान रब्बुल इज़्ज़त का भी है। तो आपका प्लान उसके प्लान के आगे कुछ हैसियत नहीं रखता। आपने पाकिस्तान की इन्हीं अदालतों में अरशद शरीफ शहीद के केस का हाल भी देख लिया। कॉज लिस्ट जी बार बार मनसूख होती है, अभी भी मनसूख हो गई है, और उनके जो कत्ल की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त थी, इस पर समात की कॉज लिस्ट को मनसूख कर दिया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने, हामिद मीर साहब की ये दरख्वास्त थी, 4 फरवरी को ये समात होनी थी, लेकिन इसे कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। तो ये पाकिस्तान के अंदर आपने अकील अब्बासी साहब की ये बात सुनी ना कि इस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान में अदलिया है। अगर अदलिया अपना किबला दुरुस्त कर ले तो पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे। जो उसका क्रक्स था गुफ्तगू का वो यही था। तो अगर शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता, तहकीकात के लिए ये नहीं कह रहे कि आप बता दें, जो जिम्मेदार हैं कम से कम तहकीकात तो शुरू करो भाई। किसी को सजा देना तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर जुडिशल कमीशन भी नहीं बनाया जाता। तो ये पाकिस्तान है और यहाँ पर अदलिया के 3 नए गोहरे नायाब जो हैं उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब उतार दिया गया, और टारगेट सिर्फ इमरान खान है, क्योंकि अदालतों में
आप मेरिट पर इमरान खान के खिलाफ कुछ साबित नहीं करेंगे और टेक्निकल ग्राउंड्स पे, आज की बात आप मेरी लिख लीजिएगा कि इमरान खान की जितनी भी अपीलें हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अगर वो फैसले बरकरार रखे गए तो ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल बुनियादों पर बरकरार रखे जाएंगे। और फिर ये भी अन मुमकिन है कि दोबारा से, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाकर कहती है ना कि जनाब हमारे वकला को सुना नहीं गया, हमारे गवाह मौजूद थे, जिस तरह ये जो अल-कादिर ट्रस्ट केस है इसमें शहजाद अकबर से मेरी बात हुई और फिर बाकी लोग भी जो बतौर गवाह पेश होना चाहते थे, अब वो पेश नहीं हो सके। अगर ये मुद्दा तहरीक इंसाफ ने इस लेवल पर उठाया तो यकीनन इसे दोबारा से वापस ट्रायल कोर्ट में भेजा जा सकता है। तो ये इसी तरह ये जो मामला है आगे बढ़ेगा, लेकिन देखना ये होगा कि वकला बरादरी इन 3 जजेस की जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिनको लाया गया, इसको रोकने के लिए और इस प्रोसेस को रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं। ये अब इनका इम्तिहान शुरू हो चुका है। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दे दूं, इमरान खान का अडयाला जेल से पैगाम, और जिसे ट्विटर पर ट्वीट किया गया, एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि 8 फरवरी को आपका मैंडेट चुराया गया, लिहाजा इस रोज को बतौर यौम स्याह मनाने के लिए आपको पाकिस्तान की सड़कों पर निकलना होगा। किसानों, मजदूरों, वकला और मुल्क के हर मकतबा फिक्र से मुंसलिक अफराद को 8 फरवरी को निकलकर अपने हक पर डाका डाले गए। जिस तरह से लोगों ने ये डाका डाला, जिस तरह से लोगों ने पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट छीना, अब आपको एहतजाज करना होगा, क्योंकि गुलाम कौम का कोई मुस्तकबिल नहीं होता और गुलामी से निजात के लिए जदोजहद जरूरी होती है। फिर वो ये भी कहते हैं कि 8 फरवरी को इस कौम का मैंडेट चुराकर मुल्क को अंधेरों में धकेल दिया गया। पाकिस्तानी कौम ने तमाम तर मुश्किलात के बावजूद जोग दर जोग निकल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में वोट डाला, मगर आपके वोट को पैरों तले रोंद कर जमहूरियत पर शब खून मारा गया। और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से भी खान साहब ये कहते हैं कि आपको तरसीलात ज़र को रोकना है, ताकि हुकूमत को पता लगे कि पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तानी हैं वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं और खुफिया इदारों का असल काम सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी से बचाव है। अगर वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और तहरीक इंसाफ को तोड़ने में ही लगे रहेंगे तो सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी पनप रही है और वहाँ के मसले का कोई सियासी हल नहीं निकाल रहा। बलूचिस्तान समेत मुल्क भर में जब तक अवामी इत्तेमाद पर मुश्तमिल हुकूमत नहीं लाई जाएगी, इस्तेहकाम कभी भी मुमकिन नहीं होगा। और उन्होंने जी एक आईजी साहब को भी शटअप कॉल दी है। मैंने आपको दिन में ये बताया था कि जुल्फ़िकार हमीद साहब को ले जाया गया और उसका मकसद यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ घेरा तंग किया जाए। लोग सड़कों पर आएंगे, आप पुलिस को एक्टिव कर सकते हैं, कोई ना कोई हुक्म जो है वो जारी करेंगे। अब अली मीन गंडापुर को यह हदायत दी गई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अली मीन गंडापुर जब जुनैद अकबर का साथ नहीं देंगे तो वो कहेंगे कि जनाब मैं क्या कर सकता हूँ, आईजी पंजाब से आया, मेरे तो ताल्लुकात उनसे अच्छे थे, मैं रिक्वेस्ट करके मशीनरी जो थी उससे इस्तेमाल कर लेता था, ब्यूरोक्रेसी को धक्का दे रहा था, आईजी के साथ मैं एक पेज पर था, मेरी बात सुनी जाती थी, तो सर मेरे तो आपने हाथ काट दिए। अब जब मैं उनसे कुछ कहता हूं और कहता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सपोर्ट करें, तो मुझे वो कहते हैं कि यार तुम्हें तो वैसे ही पार्टी से फारिग कर दिया गया, तो क्योंकि मेरे पास ओहदा नहीं है लिहाजा मैं क्या कर सकता हूं। तो ये इस किस्म की वाइब्स जो हैं अब हमें आपको देखने को मिलेंगी। आप महसूस कर सकेंगे कुछ दिनों में केपीके के अंदर अली मीन गंडापुर का क्या जवाब होगा। और खान साहब ने जी एक शटअप कॉल दी है आईजी को, उन्होंने कहा कि आप इन्हें रोकें, अगर कारकुनों को हरासा किया गया तो ये बात किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तैमूर झगड़ा को भी काबीना में शामिल करने की हिदायत जो है वो बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब की तरफ से जारी की गई। और फिर खान साहब ने एक और चीज़ भी कही है कि अली मीन गंडापुर को पब्लिकली इसे डिसऑन करना चाहिए कि ये जो नया आईजी आया है इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है। फिर मुराद सईद साहब का जी पैगाम आया, काफ़ी दिनों के बाद आपको मुराद सईद साहब की गुफ्तगू सुनने को मिलेगी। वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर के काफिलों में शरीक गाड़ियां जिनमें बेशतर को या तो रेंजर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस ने तोड़ दिया था या उन्हें आग लगा दी गई थी, उनके अलावा जिन गाड़ियों को कब्जे में लिया गया था उनकी वापसी के लिए पहले पैसे मांगे गए और जब कानूनी रास्ते से उनकी वापसी का हुक्मनामा हासिल किया गया तो इन गाड़ियों को पार्ट्स यहां तक के टायर्स तक चुराकर बेच दिए गए। तो सर पाकिस्तान की पुलिस यही करती है, जो गाड़ी उनके हाथे चढ़ जाती है सूरदारी करवा के वो अपने कब्जे में ले लेते हैं और फिर आप जो मर्जी करें वो गाड़ी आप जो है ना वो छुड़वा नहीं सकते। तो पंजाब पुलिस या तो मारती है जी, या फिर गाड़ियां गायब करती है, या फिर स्पेयर पार्ट्स से सन चोरी कर लिए जाते हैं। 2 रोज पहले जी एक वीडियो सोशल मीडिया पर मेरी नज़रों से गुजरी के एक प्रोटोकॉल लगा हुआ है और एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी मोटरसाइकिल पर जा रहा है, उसे नहीं पता कि पीछे प्रोटोकॉल है, तो उसे चलती मोटरसाइकिल से एक पुलिस वाले ने गिरेबान से पकड़ा और घसीट कर नीचे फेंक दिया। तो ये पाकिस्तान है जी,
और पाकिस्तान के अंदर ये तमाम वाक़यात आप देखेंगे और ये लोग जिनके लिए प्रोटोकॉल लगाया गया, ये उसी शख्स की वोट की ताकत से इक़्तिदार में आए। खैर, ये लोग जिनके लिए प्रोटोकॉल था ये नहीं आए, जिसका वोट था उसे आपने जेल में डाल दिया। अब इनका बस नहीं चलता, नहीं तो 25 करोड़ अवाम के लिए एक बड़ी सी जेल बनाई जाए और पूरी पाकिस्तान की अवाम को उस जेल में डाल दिया जाए जो इनके खिलाफ बात करेगा। अब देख लेंगे पंजाब के अंदर क्या हो रहा है। खान साहब ने बाकायदा तौर पे दोबारा से तहरीक इंसाफ को ऑर्गेनाइज करना चाहिए था। ये लोगों को कहा पंजाब में आप जाएं, राब्ते करें। आलिया हमजा को ये जिम्मेदारी दी गई, चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया। वो NA 118 में कैंपेन कर रही थी, तो पता ही चलता है जी कि पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। उन्होंने उस जगह का घेराव किया, 2 घंटे तक आलिया हमजा को हब्से बेजा में रखा और उसके बाद छोड़ दिया और कहा कि आप कैंपेन नहीं करेंगी। और जब उनसे सवाल पूछा गया पुलिस के जो लोग वहां पर आए कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हमें ऊपर से हुक्म है कि आपको कैंपेन नहीं करने देनी। तो पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है, और लाहौर खास तौर पे जिनके कब्जे में इस वक्त है, और अगर हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा भी ओपन हैंड दिया तो ये हमें ले जाएंगे। और लाहौर तो जी वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक सेंटर है, और लाहौर शहर अगर आप इसे ओपन कर देते हैं और आलिया हमजा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे दी गई तो फिर जलसे भी होंगे और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ही जलसों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। तहरीक इंसाफ को क्यों इजाज़त नहीं दी जाती? वो हमेशा ही कहते हैं जी कि ये 9 मई करते हैं, ये तनसीबात पर हमला करेंगे। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, और जो कुछ उनके पास है उसे बचाने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट का कंधा इस्तेमाल करते हैं। और एक बहाना इन्होंने 9 मई का बनाया हुआ है। असल में इनको मालूम है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमने ज़रा सी भी स्पेस दी पंजाब के अंदर तो ये एक ऐसा सुनामी उठेगा जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पाकिस्तान में सियासी जमातें तो हुकूमत से जाएंगी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आलिया हमजा को जो है वो आपने 2 घंटे तक हब्से बेजा में रखा भी। और उस खबर ये भी है कि मुसर्रत चीमा इस हवाले से कहती हैं कि आलिया हमजा को गिरफ्तार कर लिया गया, ये फस्तायत की बदतरीन मिसाल है। इमरान खान की जानिब से उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया गया, मुतहरिक हुई, तंजीम से मुलाकात का सिलसिला शुरू किया तो हुकूमत घबरा गई। जिसको भी इमरान खान की जानिब से जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आलिया हमजा को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके थाना यकी गेट में रखा गया। ये सब कुछ 8 फरवरी की कॉल को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी किस्म की बातें जी पाकिस्तान में वफाक की तरफ से कुछ लोगों ने भी की। अगर ये 26 नवंबर को जिस तरह निकले और जो कुछ उनके साथ हुआ, हमने इन्हें कहा कि नहीं निकलना। आज भी ये सवाल हुआ कि अगर ये लोग निकलेंगे तो इनके साथ वही सलूक किया जाएगा। ये जवाब आगे से आया। तो पाकिस्तान की हुकूमत 2 चीज़ें जी कर रही है। एहसन इकबाल लंदन में आए हुए हैं और इन्होंने यहाँ पर भी वही पाकिस्तान में जो प्रोग्राम लॉन्च किया था उसे लंदन में भी लॉन्च कर दिया है। अब मकसद ये कि बंद कमरों में, यानी आप अपने घर में बैठकर कश्मीर का अगर नारा लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। पाकिस्तान में आप बैठकर अपने ही घर के अंदर बैठकर आप इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करते हैं। सरमायाकारी कोई नहीं है लेकिन प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं। उसी तरह इन्होंने लंदन हाई कमीशन के अंदर भी सरमायाकारी कहीं नहीं है लेकिन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है और साथ ही दुआ की है कि जो सरमायाकारी है अल्लाह करे पाकिस्तान में आ जाए। तो सरकार सरमायाकारी ऐसे नहीं आएगी। आपको अपने मुल्क के हालात और जमहूरियत को बहाल करना होगा, फिर लोग आप पर बिलीव करेंगे। अब तो खैर पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा मसला बन गया है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का है और दुनिया अब आपको इस नज़र से देख रही है। आपको पिछले 10 बरस होश नहीं आया और आपके तमाम लोगों के ताल्लुकात थे, आज भी आप लोगों के ताल्लुकात हैं मलिक रियाज से। और अब खबर ये आ रही है कि नैब ने मलिक रियाज, जैन मलिक और साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह और शर्जील मेमन समेत 33 अफराद के खिलाफ 10 साल बाद बहरिया टाउन कराची की ज़मीनों में बदउनवानी और कौमी ख़जाने को 700 अरब का नुकसान पहुँचाने पर रेफरेंस दायर कर दिया है। तो ये हमारा पाकिस्तान है। 10 बरस के बाद आपको याद आ गया और देखना ही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है, क्योंकि मेमन साहब का जी एक अपना भी अब टेलीविजन चैनल है और शिफा यूसुफजई वहाँ पर प्रोग्राम करती हैं। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, ये चैनल इनका है और इस चैनल के ऊपर और भी आपको बहुत सारे गोहरे नायाब नजर आएंगे। तो देखना ही होगा कि ये जो शर्जील मेमन साहब हैं इसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या कहना है। क्योंकि सैयद कायम अली शाह साहब जो हैं वो खुद से तो कुछ नहीं करते थे और वो किस की आशीर्वाद उन्हें हासिल थी ये पाकिस्तान में बच्चा बच्चा जानता है, सिंध में हर शख्स जानता है।
तो देखना ये होगा कि नैब के इस इकदाम का रिएक्शन क्या निकलता है और आसिफ अली जरदारी किस तरह रिएक्ट करते हैं। पर ये हमारी आज की डिशेस थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।